नमस्कार, मैं हूं रंजीत। रीप्ले विद रंजीत का ये एपिसोड काफ़ी दिन बाद आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस एपिसोड को पेश करने से पहले दरअसल मेरा एक वादा था आपसे कि मैं अब वो संघर्ष की कहानियां आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा कि आखिर कैसे एक छोटे से गांव से चलकर एक किशोर अपनी अभिलाषाएं, जो इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है और उसके मन में जो बोध होता है कि संघर्ष के ज़रिए ही सफलता मिलेगी, उस सफलता तक वो कैसे पहुंचता है। मैं आपसे आज रूबरू कराऊंगा अवध की ज़मीन से निकले एक ऐसे युवा की कहानी जिसने, जो घर का बेसिक था वो व्यापार का था, लेकिन उनकी इच्छाएं व्यापार से निकलकर कुछ अलग करने की। आज अवध के शत्रुघ्न वैश्य की कहानी। जब कक्षा 10वीं में आप थे तो आपको वो मोटे टायर वाली रेंजर साइकिल पसंद आई। नॉर्मल साइकिल जिसको कह सकते हैं, वो लाके खड़ी कर दिया। मेरे मन में आया कि नहीं, मैं अब अपने पैसा कमाऊंगा और उससे मैं जो है मोटे टायर का जो है साइकिल लूंगा। करीब 1-1.5 महीने में इतने पैसे आ गए कि मैं मोटे टायर वाली साइकिल ले सकता था उस पैसे से। क्लास 6 से जब फर्स्ट पोजीशन पे आया तो क्लास 12 तक मैं हमेशा उस मेंटेन को, मुझे लगा कि फर्स्ट पोजीशन है, उसको कायम रखना है। और मेरे मन में कई बार ये विचार आया कि बीएससी करने के बाद भी मुझे सिविल सर्विसेज देना है और बीए करने के बाद भी वही देना है। 2001 में हमने पहला एग्ज़ाम दिया था पीसीएस का, यूपी पीसीएस का, और पहले एग्ज़ाम में मुझे सफलता मिली और ऑडिटर के रूप में मेरा पहला ही चयन हो गया था। लोगों का थोड़ा ये कहना था कि जो सहजनवा तहसील मिली है, थोड़ा सा लैंड ऑर्डर की दृष्टि से कठिन है, वहाँ पे कैसे करोगे कैसा नहीं। मैं चूँकि पहली बार मुझे भी वहाँ पोस्टिंग हुई थी। अगर सर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कितने बार एग्जाम दिए और क्या मलाल है कि वो क्रैक नहीं कर पाए? नहीं, मलाल तो थोड़ा सा है। उस समय मैं चूँकि सिलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा शादियों का भी जोर पड़ने लगा था कि शादी कर लिया जाए, और बहुत सारी शादियाँ आने भी लगी थी। सर, व्यक्तिगत जीवन की हम बात करें तो शत्रुघ्न वैश्य साहब को कौन सी चीज़ें पसंद हैं? म्यूज़िक, संगीत हमारा एक शौक रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आखिर कैसे मिला संघर्ष को सफलता का आयाम? कैसे लिखा एक यूपीपीएससी यानी अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयन से लेकर मुख्य विकास अधिकारी तक का सफर? क्या थी पृष्ठभूमि? कैसे शुरुआत हुई इस सफर की? मेरे साथ फिरोजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सर, रीप्ले विद रंजीत में आज हम जो युवा हैं, आपकी जो स्टोरी है उससे प्रेरणा लें। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम शत्रुघ्न वैश्य को जानना चाहें तो शुरुआती दौर जो है आपका, जो बचपन है, वो कहाँ बीता? अवध की उस भूमि, सिधारी बाजार से लेकर कुमारगंज तक का सफर, और कुमारगंज से लेकर फिर फैजाबाद और फिर इलाहाबाद तक का सफर। क्या क्या रोचक चीजें हैं इस सफर में? और क्योंकि आपका जो परिवार था वो व्यापारिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता है, कैसे आपको आइडिया आया कि हमें वहां तक जाना है? नमस्कार रंजीत जी, मैं शत्रुघ्न वैश्य सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मैं वास्तव में एक बहुत ही ग्रामीण प्रदेश से हूं। जैसा कि आपने नाम बताया, मैं सिधारी बाजार ग्राम से हूं, और उस सिधारी बाजार ग्राम में मैंने जो पढ़ाई किया था वो क्लास 1 से लेकर 3 तक जो प्राथमिक विद्यालय होता है, सरकारी विद्यालय जिसको आप लोग कहते हैं, परिषदीय विद्यालय, वहाँ पर मैंने अध्ययन किया था। और हम चूँकि 4 भाई थे तो हमारे और 3 भाइयों ने वहीं पर अध्ययन किया था, और मैं सबसे छोटा था। तो अब हमारे पिताजी व्यापार करते थे, और करीब साइकिल की यात्रा से करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज करके वो घूम के साइकिल से और व्यापार करते हुए 15-20 दिन का पूरा भ्रमण करते हुए वो वहाँ पर आते थे। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसी आवश्यकता पड़ी कि थोड़ा हमें और रोड पे जाना चाहिए व्यापार को बढ़ाने के लिए, या कुछ उन्हें ऐसी, मैंने जैसे पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं
सामान लेके आए और रात में हमें कई बार सड़कों पे रात भर पूरा गुजारनी पड़ती थी और वहाँ तक कोई साधन नहीं रहता था। उस इरादे से उन्होंने कुमारगंज में जो है एक घर लिया और हम और हमारे भाई लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए कुमारगंज बाजार में। और वहाँ से फिर मैंने चौथी से लेकर और 8वीं तक जो है एक विद्यालय था रामचरण स्मारक जूनियर हाई स्कूल, वहाँ से मैंने क्लास 8 तक जो है वो पढ़ाई की वहाँ पर। और उसके पश्चात 9वीं से लेकर 12वीं तक जो एक विद्यालय था सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज, जो कुमारगंज से लगभग 5.5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ फिर मैंने साइकिल से जाना शुरू किया और वहाँ 12th तक मैंने वहाँ पर मैथमेटिक्स से जो है वहाँ पर अध्ययन किया। हाँ सर, बेसिक शिक्षा की आपने बात की। सिधारीगंज में शुरुआत होती है आपकी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब आप बहुत सारे कॉन्वेंट्स की बात करते हैं कि आपका बच्चा कॉन्वेंट के ज़रिए ही बहुत अच्छे मकाम पे पहुँच सकता है, तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि बेसिक शिक्षा के जो विद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, निश्चित तौर पर उन विद्यालयों में भी शिक्षा ऐसी मिलती है कि आप शत्रुघ्न वैश्य को उदाहरण मान सकते हैं कि आप बेसिक स्कूल से पढ़कर निकले हैं और आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित होते हैं और आज सीडीओ बनकर आते हैं। कंटिन्यू करूंगा इसको। सर, सिधारीगंज तक का सफर थी कक्षा 3 तक का, उसके बाद कुमारगंज में एक रोचक किस्सा आपने बताया कि आपको उस दौर में जो एटलस और हीरो जैसी साइकिल चलती थी, उसके इतर आपको जब कक्षा 10वीं में आप थे तो आपको वो मोटे टायर वाली रेंजर साइकिल पसंद आई। वो किस्सा क्या था और किस तरह से वो लक्ष्य, क्योंकि आपका अगर हम देखते हैं कि पहला लक्ष्य आपका ये था कि वो कक्षा 10 में ही आपका लक्ष्य तय हो गया था कि मुझे जो करना है, मुझे जो चाहिए वो प्राप्त करना है। उस कहानी को सुनाइए। ये बात आपने सही बताया कि मैं क्लास 10 जब मैंने पास किया और मैंने अच्छे नंबरों से पास किया, मैं अपने क्लास में उस स्कूल में टॉपर था अपने स्कूल का। तो मेरी इच्छा थी, मैंने अपने बड़े भैया से बताया था कि भैया मैं पास होने के बाद हमको लगभग 5.5 किलोमीटर जाना रहता है और साइकिल हमारी पुरानी हो गई है, तो हमारे पास अब की जो साइकिल लेना है, तो जो मोटे चक्के वाली उस समय साइकिल चली हुई थी उसको लाकर भैया हमें दीजिएगा, मैं अब 11वीं क्लास में उसी वाले साइकिल से जाऊंगा। तो भैया ने कहा ठीक है, मैं जो है ला दूंगा तुम्हारे लिए फैजाबाद से। वो सामान लाते थे वहाँ से और रेडीमेड कपड़े का वो व्यवसाय करते थे भैया। मैं भी उस पर बैठता था, पढ़ाई के साथ साथ मैं पढ़ के आता था तो मैं दुकान संभालता था, उस समय भैया के साथ ही करता था। तो भैया ने जब मैं रिजल्ट मेरा अच्छा आ गया, अच्छे परसेंटेज आ गए, तो उन्होंने साइकिल तो लाया, नई साइकिल दिया हमको और वो कुमारगंज में ही मिली और उन्होंने जो नॉर्मल साइकिल जिसको कह सकते हैं वो लाके खड़ी कर दिया। एटलस और हीरो की जो परंपरागत साइकिल पतले टायर वाली पतले टायर की थी, वो हमारे पास लाके खड़ी कर दिया। और मैं जो है, मैंने भैया से कहा था कि भैया मुझे मोटे चक्के वाली ही साइकिल चाहिए। तो मैं उस साइकिल पे, अब जो हमारी जिद मानिए जो भी कहिए, मैंने कहा मैं इस साइकिल पे बैठूंगा नहीं भैया और मुझे वही मोटे साइकिल वाला जो मोटे टायर वाला रहता है वही चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है बाद में ले आऊंगा, अभी इससे चलो तुम। तो मेरे मन में आया कि नहीं, मैं अब अपने पैसा कमाऊंगा, जो मेरा 1.5 महीने का समर वेकेशन जिसको आप कह सकते हैं, गर्मी की छुट्टी रहती है, एक दुकान करूंगा और पैसे कमाऊंगा और उससे मैं जो है मोटे टायर का जो है साइकिल लूंगा। तो मैंने उसी समय मैंने एक चश्मा और बेल्ट की दुकान खोली। बहुत छोटी सी दुकान थी और लेकिन हमने अपने घर के बाहर ही उसको लगाया। और चूंकि हमारे क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट थे तो मैंने उनको भी बताया कि मैंने ये खोल रखा है। मैंने बेल्ट को लगाया, तार बांध के, चश्मे को लगाया सजा के और वहाँ बैठना मैंने शुरू किया। कुछ ही दिनों में मुझे लगा कि मेरा व्यापार चल चुका और मैं व्यापार से चूंकि जुड़ा भी रहा था, तो उससे मेरे पास इतने पैसे आ गए कि एक करीब 1-1.5 महीने में इतने पैसे आ गए कि मैं मोटे टायर वाली साइकिल ले सकता था उस पैसे से। और फिर मैंने उस दुकान को, जब मेरा स्कूल खुलने वाला आ गया तो मैंने बंद किया और जो पैसे मैंने कमाए थे उसको मैंने भैया के हाथ में दिया और ये कहा भैया कि आप फैजाबाद जाइएगा, जिसको आज अयोध्या कहते हैं, और वहाँ से मोटे टायर वाला जो है साइकिल लेते आइएगा। और भैया गए उस पैसे को लेकर और उन्होंने मोटे टायर की साइकिल जो है लाके दिया। मुझे याद है कि येलो कलर की थी, पीले कलर की थी, और मैं फिर उस पर बैठ के जो है, जो सर्वोदय इंटर कॉलेज रामगंज था, वहाँ जाना मैंने शुरू किया। सर, इसमें एक चीज और बताइए कि
जब वो ग्राहक आपके जो 1.5 महीने में ग्राहक बने थे, फिर वो कहाँ दुकान ढूंढते हो, क्योंकि उस समय आप क्वालिटी बेस्ड बेल्ट और चश्मे बेच रहे थे वहाँ। वो वास्तव में मैंने जो चश्मे, मेरे कुछ बेल्ट बच भी गए थे, जब मैंने एक बार की बंद कर दिया तो मैंने उसको भैया को ही शिफ्ट कर दिया, क्योंकि भैया वो दुकान एक हिसाब से चल गई थी, तो मैंने उसको भैया को ही दे दिया और भैया ने अपने रेडीमेड दुकान में उसको मर्ज कर लिया और फिर वहां से वो दुकान भैया के साथ ही वो चलने भी लगी। क्या आज भी है वो दुकान, चल रही है? अब भैया चूंकि उस समय रेडीमेड कपड़े की दुकान किए थे, बाद में उन्होंने उस पेशे को चेंज करके जो हमारा यहाँ मूल पेशा एक हिसाब से ज्वेलर्स का शराब का हमारे पिताजी करते थे, उस वाले बिजनेस को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, तो रेडीमेड के और उस सामान को फिर उन्होंने उसको बंद कर दिया है उस समय। अगर हम बात करें शत्रुघ्न वैश्य के अंदर जो प्रतिस्पर्धा का, जो कंपटीशन का भाव आया, वो कहाँ से आया और कब से आया? उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी आपने मुझे बताई थी कि एक बच्चा था जो लगातार क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन एक दौर वो आया कि जब शत्रुघ्न वैश्य ने उस बच्चे को पीछे छोड़ दिया और उसके पिता आपसे मिलने आए। पूरा क्या किस्सा था वो? वास्तव में मैं जब कुमारगंज, सिधारी बाजार से कुमारगंज आ गया और मैं क्लास 4th में मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ पे रामचरण स्मारक वाले कॉलेज में, हाई स्कूल वाले कॉलेज में। तो उसमें हुआ क्या कि मैं चौथी और 5वीं तक तो मैं अपने क्लास में सेकंड पोजीशन आता था, और जो फर्स्ट पोजीशन आते थे, मुझे याद है कि एक शहनशाह आलम करके एक लड़का था, वो आता था और उनके पिताजी एक डॉक्टर थे, मतलब शिक्षित परिवार से काफ़ी थे वो, तो वो टॉप करता था और मैं सेकंड या थर्ड ही आता था। मैंने क्लास 6 में उसको पीछे कर दिया, मतलब मैं पहली पोजीशन पे आ गया, वो सेकंड पे आ गया। मुझे उस समय याद है कि उनके पिताजी हमारे घर आए और हमसे मिलने आए व्यक्तिगत रूप से, और वो इस उत्सुकता में आए कि कौन सा ऐसा लड़का है जो मैं अपने बच्चों को इतना केयर करता हूँ और देखता सुनता हूँ, उसने हमारे बेटे को पीछे किया है। और उन्होंने आकर मुझे बधाई दिया एक हिसाब से कि बेटा वास्तव में मैं, मतलब तुम्हारे घर में ज़्यादा भले कोई इस क्षेत्र में नहीं गया आगे इस नौकरी पेशा में, लेकिन उसी से मेरा मोटिवेशन और बढ़ा। और फिर मैं क्लास 6 से जब फर्स्ट पोजीशन पे आया, तो क्लास 12 तक मैं हमेशा उस मेंटेन को, मुझे लगा कि फर्स्ट पोजीशन है तो उसको कायम रखना है, उसको कायम रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, सफलता प्राप्त करना, उस पर टिके रहना वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने फिर 6 के बाद वो कायम रखा और 12 तक फिर मैं जिस भी विद्यालय में पढ़ा, खासतौर से 2 ही जिला, उसमें हमेशा प्रथम स्थान पे बना रहा। सर, मैं आगे बढ़ूंगा उससे पहले, क्योंकि अवध के शत्रुघ्न, क्योंकि राम के परिवार में सबसे छोटे भाई का नाम शत्रुघ्न है, आपको ये नाम कैसे मिला, क्या वजह रही? सबसे छोटे हैं आप परिवार में, किस तरह से ये नाम आपको मिला? मैं बताना चाहूँगा कि मैं 4 भाई हूँ और 2 हमारी सिस्टर हैं, बहन है। तो 4 भाई में मैं सबसे छोटा था, और हमारे जो 3 भाई हैं, बड़े भाई हैं, उसमें सबसे बड़े, वो तीनों भाइयों का नाम वास्तव में ब्रज क्षेत्र से पड़ा है। आज मैं ब्रज भूमि पर ही हिसाब से हूँ। तो वो नाम जो है तीनों भाइयों का, अगर हम बड़े भैया देखें तो बड़े भैया का नाम श्री घनश्याम था, घनश्याम मतलब कृष्ण जी का ही नाम है। उससे छोटे भैया का नाम श्री श्याम सुंदर था, वो भी कृष्ण जी का ही नाम है। और फिर तीसरे नंबर जो हमारे भैया थे श्री सुदामा प्रसाद जी हैं। मतलब ब्रज का पूरा परिवार, पूरा ब्रज का ही भूमि पे परिवार पे नाम था। जब मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे याद है कि मेरे पिताजी बताते हैं कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ था, और वहाँ एक बंसी वाले बाबा जी रहते थे, उनको यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन या उसके एक दिन बाद उनके यहाँ भंडारा होता है, और हमारे पिताजी हमको वहाँ पे ले गए थे उस भंडारे में, जस्ट दूसरे दिन ही ले गए थे आशीर्वाद दिलाने के लिए वहाँ पे। तो मेरा नाम शत्रुघ्न पड़ा, जो कि ब्रजभूमि से अलग एक अवध क्षेत्र में मैं जहाँ पैदाइश हुई वही नाम मिला। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा हमारे पिताजी या माताजी को लगा होगा कि एक मैं, हम लोग अवध क्षेत्र में हैं, तो और चौथे नंबर पे हूँ, तो जो राम जी का परिवार था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, मैं चौथे नंबर पर, तो क्यों ना इनका नाम शत्रुघ्न रखा जाए, और हमें लगता है उसी नाम से मेरा फिर उन्होंने शत्रुघ्न नाम रखा। चलिए, अब क्योंकि ये अवध का सफरनामा है, अवध के सफरनामा से आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद की ओर रुख करते हैं, क्योंकि रामगंज के जिस इंटर कॉलेज से आपने 12th पास आउट की फर्स्ट डिवीज़न के साथ, उसके बाद क्या मन में और चल रहा था जिसको लेकर एक व्यापारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए युवा को इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक का सफ़र तय करना था? किस तरह वो ख्याल आया, मैं सवाल करता हूँ सर, क्योंकि बैकग्राउंड पूरा बिजनेस वाला था,
आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि मुझे इस सब से निकल के एक अलग राह अपनी चुननी है? तो मैं जब 12th किया मैंने रामगंज इंटर कॉलेज से जी। 12th पास किया। उस समय मेरे नंबर भी अच्छे थे, तो काफ़ी लोगों ने बधाइयाँ दी। हमारे घर पे भी लोगों को, पिताजी को, भाइयों को ही बताया कि आपका लड़का पढ़ने में अच्छा है। मेरे मन में भी ये ख़्याल आया कि जब क्लास में पढ़ते थे कि कुछ इलाहाबाद में भी जाया जा सकता है, वहाँ पढ़ाई की जा सकती है। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि जो है मैं इलाहाबाद जाके पढ़ना चाहता हूँ और पिताजी हमको इलाहाबाद भेज दीजिए, मैं वहाँ पे अध्ययन करना चाहता हूँ। तो हमारे पिताजी ने बहुत साहस रूप में कहा भी उस समय, और मैंने ये कहा भी पिताजी से कि हमारे घर में सभी भाई हमारे बिजनेस ही करते हैं, व्यापार ही कर रहे हैं। आप एक सबसे छोटे लड़के को अवसर दीजिए कि वो जाके इलाहाबाद जैसे शहर में जाए और कोशिश अपना प्रयास कर ले। अगर उसमें असफल होता है तो फिर मेरे पास बिजनेस है, मैं अपने बिजनेस में आ जाऊंगा। और पिताजी ने कहा नहीं, तुम जाओ वहाँ पे प्रयास करो, हम लोग साथ में हैं, देखेंगे। और उससे मेरी यात्रा फिर इलाहाबाद की शुरू हुई और मैं इलाहाबाद पहुँच गया। हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने जब दाखिला लिया, क्योंकि आप मैथ साइंस स्ट्रीम से थे और मन में था कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, उस यात्रा के बारे में साझा करिए चीज़ों को कि जब आपने बीएससी में एडमिशन लिया उसके बाद किस तरह से, क्योंकि अब जो ट्रेंड चल गया है यूपीएससी जो भी लोग क्रैक कर रहे हैं, या तो वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग थे उनके अंदर जो मैं समझता हूँ या फिर मैंने महसूस किया है, जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ के आ रहे हैं, ऐसे लोगों का जो व्यवहार और बर्ताव होता है, क्योंकि जो मैं आपके अंदर सहजता और सरलता देखता हूँ, आपने आर्ट्स बैकग्राउंड को भी फॉलो किया साइंस स्ट्रीम होने के बावजूद, पूरा आपका सफर क्या था, फिर आपने सब्जेक्ट चेंज कैसे किए, क्योंकि ये युवा पीढ़ी को एक मार्गदर्शन होना चाहिए कि आप किस तरह से ये तैयारी कर सकते तो आपका सही कहना है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब गया तो उस समय एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन नहीं था, वहाँ प्रवेश परीक्षा नहीं थी उस समय। और मेरे मार्क्स इतना अच्छे थे, इतने अंक अच्छे थे कि मेरा बीएससी में वहाँ पे एडमिशन हो गया। और बीएससी में एडमिशन होने के बाद हमारे मन में 3 महीने बड़ा वह वो चलता रहा मन में कि मैं बीएससी में एडमिशन ले लिया और क्लासेस जाता था तो मेरा काफ़ी समय पूरा मैथ में या जो भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरा समय जाता था और काफ़ी उसमें मुझे समय देना पड़ता था। तो जो मेरे मन में उस समय सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने के लिए था कि मैं कुछ समय निकाल के ग्रेजुएशन के समय उसके लिए भी कुछ मैं उसका जनरल नॉलेज या जो भी परीक्षा के पेपर पुराने आए उसको देखता रहूँगा, उसके लिए कोई समय नहीं मिलता था मेरे लिए। 3 महीना पढ़ने के बाद मेरे मन में कई बार ये विचार आया कि बीएससी करने के बाद भी मुझे सिविल सर्विसेज देना है और बीए करने के बाद भी वही देना है। तो मैंने जो है बीएससी से मेरा मन ये लगा कि यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है हमको तैयारी करने के लिए, तो मैंने ग्रेजुएशन बीए में एडमिशन के लिए सोचा। और उस समय चूंकि रेगुलर एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बंद हो गया था और वहाँ पे करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन बीए किया जा सकता था, तो मैंने करस्पॉन्डेंस से वहाँ पे बीए में एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और उसके माध्यम से मैंने बीए करना वहाँ पे शुरू किया। सर, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हुई, उसके बाद यूपीएससी के एग्जाम देना आपने कब से शुरू किया, और पहली बार में सफलता मिली, दूसरी बार में मिली, फिर सफलता का जो आपका जो संघर्ष था वो सफलता में कब तब्दील हुआ? वास्तव में मैं ग्रेजुएशन मैंने जब बीए में ले लिया एडमिशन तो मुझे पर्याप्त समय मिलने लगा तैयारी के लिए और मैं बीए फर्स्ट ईयर से फिर जो है तैयारी करने लगा, पिछले सालों के पेपर सॉल्व करने लगा। उसी दिशा में जो हमने मेहनत करना शुरू कर दिया था। तो मेरा ग्रेजुएशन 2000 मतलब हमारा 2000 में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, 2000 में। और 2001 में हमने पहला एग्ज़ाम दिया था पीसीएस का, यूपी पीसीएस का, और पहले एग्ज़ाम में मुझे सफलता मिली और ऑडिटर के रूप में मेरा पहला ही चयन हो गया था। और इसके ज्वाइनिंग के पहले ही 2002 का पीसीएस का फॉर्म भरा जा चुका था और हमने जो है उस 2002 का एग्ज़ाम दिया पीसीएस का और उसमें मेरा एज ए डिप्टी कलेक्टर, जिसको एसडीएम कहते हैं, उसमें मेरा चयन हुआ और हमको 11वीं रैंक वहाँ पे मिली। तो ये इस तरह का सफ़र रहा कि हमें 2 बार, हमें फर्स्ट बार और सेकंड बार और दोनों में सिलेक्शन मिला। और जो एक ख्वाब लेके गांव से मैं लेके पहुंचा था वहाँ पे, उस मंजिल तक को वहाँ पे
मिली वहाँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अगर सर हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कितने बार एग्जाम दिए और क्या मलाल है कि वो क्रैक नहीं कर पाए? नहीं, मलाल तो थोड़ा सा है। उस समय मैं चूंकि सिलेक्शन होने के बाद थोड़ा सा शादियों का भी जोर पड़ने लगा था कि शादी कर लिया जाए, और बहुत सारी शादियां आने भी लगी थी। और मेरे पिताजी को ये बहुत थोड़ा सा फील इस तरह का होता था कि अपने द्वार से जो लड़की पक्ष वाले आ रहे हैं उनको लौटाना ज्यादा नहीं चाहिए। मतलब वो एक सोशल के रूप में थे, तो वो उनको बड़ा कष्ट होता था कि कोई लड़की वाला हमारे द्वार पे आ रहा है और मैं कोई रिश्ता एक ना करके उनको बार बार लौटा रहा हूँ, तो इनको बहुत ठेस पहुंचती है। तो ऐसा तो नहीं साहब लड़का हाँ, एसडीएम हो गया तो भाव बढ़ गया है। हाँ, तो उनको ये लगता था कि हमसे कहे भी कि भाई इस तरह बार बार द्वार पे डेली कोई आ रहा है, तो कहीं पे जहाँ भी आपको लगे आप उसको एग्री कर लीजिए, स्वीकृत कर लीजिए, शादी को हाँ कर लीजिए। तो शादी को, हालांकि पास ही मेरा शादी हमारे घर से 16 किलोमीटर ही दूर एक कुचेरा बाजार है, वहीं से शादी हो गई। और आज हम लोग बहुत अच्छे रूप में, हमारी वाइफ है रूबी कौशल, बहुत ही अच्छे रूप में हमारा साथ दे रही हैं, और हम लोग एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। वो जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही हमारा परिवार और हमारी धर्म पत्नी हमको मिली है। तो मैं जो है यूपीएससी का जो है मैंने एग्जाम उस समय दिया। मैंने करीब हमने प्री तो मेरा कभी रुका नहीं, मतलब जितने भी मैंने आईएएस का प्री एग्जाम दिया वो सारे मेरा सिलेक्शन हो रहे थे। और हमने 3 मेंस का एग्जाम दिया था। संजोग से मैं इंटरव्यू में कभी 2-4 अंक से इंटरव्यू तक नहीं पहुंचा था। तब मेरे पास कुछ चांसेस बचे भी थे, मैंने उसको हिसाब से मैं थोड़ा सा पारिवारिक जीवन में आ गया, फिर मैंने आगे परीक्षाएं नहीं दी। लेकिन वो सपना आज 2018 में जाके मेरा पूरा हुआ, और आज मैं एक आईएएस ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ समाज में। हाँ सर, अब इसमें मैं दरअसल क्या है कि जो युवा पीढ़ी है, जो लोग सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या कीवर्ड्स रहेंगे? क्योंकि अगर हम आपके सफ़र की बात करें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दौरान आपने बीए जो है वो पत्राचार से किया, डिस्टेंस लर्निंग के तौर पे किया। उसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी ये भी है कि आपके जो दूसरे कॉलेजेस में जहाँ क्लासेस अच्छी चलती थी, अच्छे लेक्चरर्स थे, उनकी क्लास आप जाके अटेंड कर लिया करते थे। वो कोई किस्सा बताइए, कभी ऐसा हुआ हो कि किसी ने पूछा हो कि आप कौन से कॉलेज में हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं? वास्तव में करेस्पॉन्डेंस से जब बीए करते हैं पत्राचार से, तो उसमें रेगुलर क्लासेस नहीं चलती हैं जी। तो एक कमी ये खलती है आपको कि अच्छे जो टीचर्स हैं वो आपसे नहीं हो पाता, उनके क्लासेस नहीं मिल पाती। तो मेरे मन में ये रहती थी कि मैं करूं क्या। तो उस समय जैसे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज थे, वहाँ पर ईश्वर डिग्री कॉलेज थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, तो मैं ये देखता था कि जो मेरा सब्जेक्ट है उसके सबसे अच्छे टीचर किस डिग्री कॉलेज में आसपास के हैं। तो मैं उनका क्लास पता किया, कब क्लासेस चलती हैं और टाइमिंग पता किया, और मैंने साइकिल उठाया, मैं उस डिग्री कॉलेज में चला जाता था, और बैठ के, या भरी हुई क्लास है तो मैं खड़े होकर वहाँ पे अध्ययन कर लेता था। कभी एक आध बार ऐसा भी हुआ, कुछ बच्चों ने पूछा भी कि भाई आप तो यहाँ के स्टूडेंट नहीं दिखते हैं, कहाँ से आए हैं। थोड़ा सा दिक्कत भी होती थी उस तरह की चीज़ों में। लेकिन किसी ने, चूंकि मेरा पढ़ने का एक हिसाब से जज्बा था, तो कोई बहुत ज़्यादा बच्चों ने टोका नहीं उस समय कि नहीं पढ़ सकते हो। मैं इस तरह जा के वहाँ पे चीज़ें किया, और अलग अलग हिसाब से मैं मानूँ यूनिवर्सिटी में ना जाके यूनिवर्सिटी में भी कुछ गया, कुछ अगल बगल की डिग्री कॉलेज में जहाँ क्लासेज अच्छी चली थी वहाँ जाकर मैं अध्ययन मैंने प्राप्त किया। कहने का मतलब हमको जहाँ से लगता था कि मैं अपने को इनरिच कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, उसके लिए मैं अगल बगल जाता रहा। जी सर, एक कोचिंग का ट्रेंड चल गया है पिछले 10, 12, 15 साल से कि बिना कोचिंग के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्या ये भ्रांति क्या है? क्या वाकई बिना कोचिंग के सिलेक्शन संभव नहीं है, या फिर क्या इस पर टिप्स देना चाहेंगे जो युवा पीढ़ी है? कोचिंग का रोल को एकदम से नकारा तो नहीं जा सकता है। खास तौर से जो बच्चे नए आते हैं, एक बार शुरुआत में उनको पूरा सिलेबस के बारे में और एक आइडिया के बारे में कोचिंग लेने में बुराई नहीं है। और चूंकि मैं उस समय बहुत सक्षम, हमारा परिवार नहीं था, एक लिमिटेड हमको पैसा मिलता था, धन मिलता था, तो मैं बहुत इस तरह की कोचिंग क्लासेज उसमें नहीं ले पाया। मुझे याद है कि एक कोचिंग मेरे करीब मुझको 8-9 किलोमीटर दूर मिली थी। वो इसलिए मैं वहाँ जाना चाह रहा था कि 500 रुपये मुझे केवल देना था।
तो वो उन्होंने नई कोचिंग शुरू की थी और लगा कि वो 500 रुपये में मैं आ सकता हूँ। तो मुझे दूरी से कोई मतलब नहीं लगा, हम कहे दूरी चला के साइकिल चले जाएंगे, और उस समय ठंडी गर्मी जो भी पड़ा तो मैं 500 रुपये देकर मतलब वो कोचिंग में कुछ क्लासेज हमने पोल साइंस की या जीएस की लिया था। और एक हमारे उस समय फिलॉसफी के हमारे एक हिसाब से टीचर रहे हैं, गुरु रहे हैं हमारे प्रोफेसर सतीश कुमार द्विवेदी जी, जो बीएचयू के प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने फिलॉसफी में हमको काफ़ी गाइडेंस किया और काफ़ी उन्होंने हमको मोटिवेट भी करते रहे, और मुझसे ज़्यादा मतलब लगता था कि मुझसे ज़्यादा खुद विश्वास करते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इस तरह उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस हमारे सिलेक्शन कराने में, और वो हमें मोटिवेट करते रहे इस समय का। सर, एक सवाल इसमें यह बनता है कि जो छात्र सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनको सब्जेक्ट्स का चयन किस आधार पर करना चाहिए, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर फोकस करना चाहिए कि जहां आपको संभावनाएं रहती हैं कि आप क्रैक कर सकते हैं? अब चूंकि अब सिविल सर्विसेज का, यूपी पीसीएस का और जो संघ लोक सेवा आयोग का है, उसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। सब्जेक्ट खासतौर से यूपी पीसीएस में सब्जेक्ट का वो वैल्यू नहीं रह गई, सब्जेक्ट नहीं रह गया है। आईएएस में एक सब्जेक्ट है, हाँ, तो आईएएस में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में खास तौर से एक तो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट उनको लेना चाहिए, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, और खास तौर से जिससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जो उनका इंटरेस्ट रहा और जो उनको लगा कि इसमें स्कोरिंग भी अच्छी रही हो, उस सब्जेक्ट को उनको चयन करना चाहिए। उससे कहीं न कहीं एक उनको पहले से अध्ययन किया हुआ सब्जेक्ट मिल जाता है, और उनको भी फील रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि इसको मैंने पढ़ रखा है, इसमें थोड़ा कम मेहनत करेंगे तब भी हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो वो ऐसे सब्जेक्ट को अपने रख सकते हैं। खासतौर से जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसमें एक सब्जेक्ट अभी है। इससे आगे बढ़ते हैं सर, जब आपको पहली पोस्टिंग मिली बतौर एसडीएम, तब जो मन में क्या था, और फिर उसके बाद जब आप नौकरी में प्रवेश करते हैं, वो पहले जो एक ख्याली दुनिया थी कि जब मैं एसडीएम हो जाऊंगा तो ये होगा वो होगा, फिर उसके बाद जो प्रैक्टिकल दुनिया मिलती है सामने से, वो मेरा सिलेक्शन जब हुआ था उसके बाद पहली पोस्टिंग मुझे गोरखपुर में मिला था, और गोरखपुर में जो हमारे प्रथम जिलाधिकारी महोदय थे, और वो हमारे प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। संजोग से हमारे डीएम भी पहले वही मिले, डॉक्टर हरिओम जी रहे। तो डॉक्टर हरिओम जी के समय मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे गोरखपुर। डॉक्टर हरिओम जो कवि हैं? हाँ, जो कवि अच्छा। हैं। तो वो हमारे जो है मतलब साहित्यिक जिलाधिकारी आपको? हाँ, वो हमारे चूंकि एक हिसाब से गांव के पास के ही थे, और एक तो उनसे हमने चूंकि रिजल्ट जब उनका निकला था तभी मुझे एक प्रेरणा भी मिली थी उनसे, और संयोग बस जब मेरा पहली पोस्टिंग हुई तो हमारे पहले जिलाधिकारी थे, तो उनका एक गाइडेंस हमको मिला, एक अच्छा सा संरक्षण मिला, और मैं सर्वप्रथम वहाँ पर जो सहजनवा तहसील है वहाँ का मैं जो एसडीएम बना वहाँ पर, और फिर मैं लगातार पहली पोस्टिंग में 3 साल में वहीं पे सहजनवा में एसडीएम रहा। उस समय गोरखपुर में जब पोस्टिंग हुई थी तो लोगों का थोड़ा ये कहना था कि जो सहजनवा तहसील मिली है थोड़ा सा लैंड ऑर्डर की दृष्टि से कठिन है, वहाँ पे कैसे करोगे कैसा नहीं। मैं चूंकि पहली बार मुझे भी वहाँ पोस्टिंग हुई थी, लेकिन मैं जब पोस्टिंग हुआ और मैं उस पद पे बैठा तो मैं 3 साल लगातार उस पद को होल्ड किया, और मैं बीच में एक बार एग्ज़ाम देने आईएएस मेंस का भी गया था, दोबारा फिर मैं उसी तहसील में वहाँ पे आया, और इस तरह मेरा वहाँ से सफ़र जो है वो आगे निकल चला। सर, क्योंकि कार्यकाल आपका 2004 से शुरू हुआ और 2025 में आज हम हैं, लगभग 21 वर्ष का कार्यकाल हो गया। इस दौरान क्योंकि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आते हैं, कई बार आप जिस पद पर हैं आपके सामने तटस्थ रहने की चुनौती होती है, तब कैसे शत्रुघ्न वैश्य उन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं कि हमें जिस पद पे हैं उसकी मर्यादा भी रखनी है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो आ रहे हैं उनको भी मैनेज करना है? हाँ, ये पद पे बैठने पे कुछ ऐसी चीज़ें आपकी कभी कभी डिसीजन करने में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन जब जहाँ भी आप जाते हैं तो आपका फीडबैक वहाँ से पीछे पीछे आ जाता है। तो और दूसरा चीज़ें हैं पॉलिटिकल, जहाँ भी इंटरफेरेंस है, कोई भी पॉलिटिशियन है हमारे जनप्रतिनिधि हैं माननीय, अगर उनसे आप वास्तविक चीज़ें आप क्लियर करके बताते हैं कि क्या कठिनाइयाँ हैं और कहाँ तक आप किसी की एज ए लॉ हेल्प कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं,
तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वो ऐसे जनप्रतिनिधि उसको समझते हैं, अधिकारियों की मजबूरी और अधिकारियों की जो लाइन है वो समझते हैं, और हमें हमेशा इस चीज़ों में कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि बहुत ऐसा प्रेशराइज मिला। ऐसा चीज़ें अपनी बातों को स्पष्ट रूप से ना रखने से भी कहीं तरह इस तरह का दबाव महसूस होता है लोगों को, लेकिन यदि आप अपनी बातों को और चीज़ों को सही तरीके से रखते हैं वहाँ पर, तो वो भी उस चीज़ को समझते हैं और अपने काम को आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हाँ सर, व्यक्तिगत जीवन की हम बात करें तो शत्रुघ्न वैश्य साहब को कौन सी चीज़ें पसंद हैं, म्यूज़िक, और अगर बात करें किताबें पढ़ना, हॉबीज़ में अगर देखा जाए तो क्या क्या अच्छा लगता है? वास्तव में मैं तो मेरा हिंदी साहित्य रहा है। मैंने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी पीजी किया है वो हिंदी से ही किया है, और फिलॉसफी रहा है। तो किताबें मेरा पढ़ने का शौक रहा है पहले से भी। इसके अलावा संगीत हमारा एक शौक रहा है। संगीत में वैसे तो मैं प्रोफेशनल नहीं ज़्यादा गाता हूँ, लेकिन घर पे मतलब सिस्टम मैंने रखा है, करोके से गा लिया या कहीं पे ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम हुआ तो वहाँ भी मैं गुनगुना लेता हूँ। और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार एक हिसाब से संगीत का वो है, तो मैं भी गाता हूँ, वाइफ भी गाती हैं, बच्चे भी मतलब गाना गा लेते हैं। तो संगीत एक हमारे जीवन में अच्छा शौक रहा है, तो वो मैं कुछ ना कुछ जो है जब भी मौका मिलता है सुन लेता हूँ या कभी गा लेता हूँ। पसंदीदा सर गायक कौन है और गाना कौन सा है? ये आपने, हालांकि मेरी पसंदीदा गाना क्या है कि गाना जो है थोड़ा सा बदलता रहता है। और आज का हम कहें तो थोड़ा हम जो है भजन, कुछ लोगों के जैसे राजन जी के इस समय कई भजन चल रहे हैं, और उस समय मतलब उस तरह के गाने मुझे पसंद आते हैं। एक मेरा पसंदीदा जनरली भजन रहता है और मैं उसको ईश्वर पर समर्पित करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ मैं बना हूँ, जो कुछ जिस भी मुकाम पे पहुँचा हूँ, हमारे सारे घर के परिवार के, पिताजी का, भाइयों का, सबका योगदान तो बहुत बड़ा रहा ही है। गुरुजनों का, सबका, मित्रों का हमारा योगदान रहा है। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो ईश्वर है कहीं न कहीं वो उनकी कृपा पात्र से हम लोग हो रहे हैं, और मैं कर नहीं रहा हूँ, मतलब लगता है कि मैं कर रहा हूँ लेकिन निमित्त मात्र वही है। तो मैं जनरली एक गाने की मैं वो लाइनें अक्सर मैं कहीं न कहीं पढ़ता रहता हूँ। सुना दीजिए। तो मैं चाहूँगा कि मैं ईश्वर में एक आस्था रखता हूँ, उसमें कहीं न कहीं, और मानता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ी कृपा रहती है। वो लाइनें मैं 2 लाइनें मैं ज़रूर उसको बोलना चाहूँगा। उसमें है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा मानना है कि जो भी काम हो रहा है सब उनकी कृपा से हो रहा है। वो कर रहे हैं, नाम मेरा हो रहा है। अब तो सर मंच शेयर कभी करते हैं, जैसे कभी कार्यक्रमों में जाना हुआ, अधिकारियों का कोई कार्यक्रम है और म्यूजिकल नाइट उस तरह टाइप तो है, नहीं, कभी पारिवारिक शेयर कर लेते हैं मंच माइक पकड़ शेयर के? तो मंच किया हूँ मैं, मंच पर मैंने शेयर किया है, लेकिन मैं जनरली पारिवारिक समारोहों में, घर में, इस तरह के कार्यक्रमों में ज़्यादा प्रोफेशनल रूप में मैं ज़्यादा नहीं जुड़ा रहा, और ना मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाया। तो मैं थोड़ा सा अपने मन के लिए अपने गाता रहता हूँ थोड़ा सा। तो ये थे हमारे साथ फिरोजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य। क्योंकि अवध की उस जमीन से निकले आप, और जो मन में संकल्प था उसको प्राप्त किया, उस इच्छा शक्ति के साथ संघर्ष भी था, समर्पण भी था, और अंत में सफलता भी मिली। तो ये थे अवध के शत्रुघ्न, जो कि इस समय ब्रज में हैं, और हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, जो कन्हैया पर इनका विश्वास है वो अटूट और अडिग हमेशा बना रहे। आप अपने लक्ष्य की निरंतर प्राप्ति करते रहें। एजेंडा पोस्ट का ये रीप्ले विद रंजीत एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करिएगा। मेरा ये जो इंटरव्यू है इसको शेयर अवश्य करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें कि आखिर कैसे एक व्यापारिक पृष्ठभूमि, एक छोटा सा गांव सिधारी बाजार,
उससे कुमारगंज तक का सफर और कुमारगंज से रामगंज और रामगंज से निकलकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पत्राचार से बीए करते हुए जब आप दूसरे कॉलेजों में जहां आपका दाखिला ही नहीं है वहां जाकर क्लास अटेंड करते हैं और पहले ही अटेम्प्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर जाते हैं, वो संघर्ष और उसके बाद जो सफलता मिलती है उसकी कहानी कितनी सुखद होती है, कितनी आत्मसंतुष्टि भरी होती है, ये आपने सुना शत्रुघ्न वैश्य से, जो कि अब आईएएस है। जो लक्ष्य साधा था वो 2018 में मिला और अब संतुष्ट हैं। आपको ये सब कैसा लगा जरूर लिखिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।